हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर है, जिसका कि नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान जो इस लेक्चर को सुन रहा हो उसको ये ना पता हो सांस लेना क्या होता है। सबको पता है ना सांस लेना, तो ब्रीदिंग वही है। ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अरे यार, अब हमको ये बताओ कि ये ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग की जरूरत क्या है। और ब्रीदिंग हम जान गए, ब्रीदिंग क्या है, सांस लेना। एनसीईआरटी बड़ी प्यारी सी बात कहती है, सिंपल सी, कि आप अपने सीने पे हाथ रखिए तो आपको महसूस होगा आगे पीछे हो रहा है। तो यार सबको पता है यही चीज क्या है, यही चीज है सांस लेना। लेकिन अब ये ऑक्सीजन हम लेकर करते क्या है, क्यों ले रहे हैं इस ऑक्सीजन को? तो हमने सीधा सा आंसर दिया कि भाई इस ब्रीदिंग की क्यों जरूरत है, इसकी नीड किस लिए है। क्योंकि अगर ब्रीदिंग नहीं होगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी, तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। तुम कहोगे आप तो सर गलत सलत पढ़ाई दे रहा है। हम कहें क्यों भैया, हम क्या गलत पढ़ा रहे हैं? कहोगे कि हमसे जो पहले अगर पढ़ा है तो वो ये कहेगा कि सर आप तो पहले बताते थे कि जो हमें एनर्जी मिलती है वो भोजन से मिलती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, शरीर भी वैसे बनेगा। अगर बॉडी बनानी तो बढ़िया खाना चाहिए। हमने हाँ बिल्कुल हम मान रहे हैं, इस बात को हम मान रहे हैं कि बिल्कुल सच्चाई है कि फूड जो है, फूड ही मेन सोर्स है एनर्जी का। तो अब फूड में तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं? फूड में तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये सभी चीजें। अब ये है तो तुमने खा भी लिया, उनको तुमने क्या कर लिया, उनको तोड़ भी लिया, एसिमिलेशन भी कर लिया, उनको एब्जॉर्ब भी कर लिया, सब कुछ हो गया। एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही एनर्जी? इसलिए नहीं आ रही कि इस ब्रीदिंग, या उसी को हम रेस्पिरेशन भी कह देते हैं, इसने अपनी टांग अड़ा दी। वो ये कहता है फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, उनको क्या करो, उनको फूड के जो डाइजेशन था उसने सबको तोड़ रखा है, छोटी छोटी यूनिट में ग्लूकोज में तोड़ रखा है। यहां से शुरू करते बात को कि उसने हमने रोटी खाई, हमने ब्रेड खाई, हमने पराठा खाया, हमने पूरी खाई, या जितना भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो सब कहाँ कन्वर्ट हुआ, वो सब जाके कन्वर्ट हुआ किसमें, वो सब कन्वर्ट हुआ जाके छोटी यूनिट में, जिसको कि हम बोलते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज छोटी यूनिट जरूर है, लेकिन इसका केमिकल फॉर्मूला देखो, इसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। तो अब ये जो केमिकल फॉर्मूला है, इसका जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स बने हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वगैरह जो भी बॉन्ड बने हैं, जब उनको तोड़ोगे तब जाके एनर्जी रिलीज होगी। तो डाइजेशन ने तो अपना काम कर दिया, ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज को बनाकर छोड़ दिया, बोला अब आगे रेस्पिरेशन संभालेगा इसको। तो रेस्पिरेशन क्या करेगा, ऑक्सीजन की हेल्प से इनका ऑक्सीडेशन करेगा या इनका ब्रेक डाउन करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे कि इसमें कैद एनर्जी इस ग्लूकोज के अंदर, ये ग्लूकोज क्या है, इसका अंदर एनर्जी कैद है, उसको रिलीज करने के लिए क्या करना है, उसका एक तरह से कंबशन करना है। तो कंबशन ना कहकर, क्योंकि कंबशन बहुत तेज प्रोसेस है, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर इसको हम धीरे धीरे करते हैं और ये हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन, ठीक भैया। तो अब यहाँ पर रिलीज क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का क्या रोल है। डाइजेशन का काम तो केवल क्या है, खाना को तोड़ दिया, छोटी छोटी यूनिट ग्लूकोज में तोड़ दिया, उसको अमीनो एसिड में तोड़ दिया, उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। अब उनसे एनर्जी को लेने का काम किसका है, एनर्जी लेने का काम इसका है, ऑक्सीजन का है। अब इसको ऑक्सीडेशन करके एनर्जी इससे ले लेगा। ठीक भाई, तो इतनी बात हमारे ख्याल से आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो और एनिमल्स कह रहे हैं साहब हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। अरे मैं रुको तो यार, बता रहे हैं तुम्हारे बारे में, ऐसा थोड़े कि तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे, तुम्हारे बारे में बताए बिना काम कहाँ पूरा होगा। बोले ठीक। तो अब दूसरी हेडिंग आप डाल लो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में हम ही एक अकेले जीव हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो जैसे हम सांस लेते हैं बाकी सब भी वैसे लेंगे, ऐसा नहीं होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत हमेशा एनिमल किंगडम में हम जो सबसे छोटे सिंपल से ऑर्गेनिज्म है वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम आ गया किसका, अमीबा है, लेकिन अमीबा दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, उसका भी उसकी जो बॉडी सरफेस है वहीं से ही उसको सब चीजें मिल जाती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं यहाँ पर नंबर वन क्या है भाई, नंबर 1 है बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस से होगा यहाँ पर ब्रीदिंग होगा या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। यहाँ पर तो सबसे पहला नाम आप यहाँ पर लिख लें, ओरिफेरा।
सबसे पहला नाम क्या है? पोरीफेरा। नंबर 2 है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा हाइड्रा वाला, ठीक। और उसके अलावा आपके पास जो कुछ फ्लैट वॉर्म्स हैं उनको भी इस एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यार देखो हम छोटे से वैसे ही हैं, हम छोटे से हैं, हमको आप सिंपली हमारी स्किन से ही डिफ्यूजन वगैरह करा दो, हमारा काम चलता रहेगा, हमें जीना भी नहीं बहुत ज़्यादा। भगवान बोले ठीक है यार, ठीक। अल्लाह से कंसल्ट किया, अल्लाह बोले ठीक है, इनका यही मन, इनको ऐसे रहने दो। नंबर 2 बॉडी सरफेस हो गई बात। अब बात आती है अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म जमीन में रह रहा है, अभी तो चीजें ऐसी ही चल रही थी। तो यहाँ पर अब बात आती है मॉइस्ट क्यूटिकल की। मॉइस्ट क्यूटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, सिंपल जरूर है लेकिन कभी कभी ध्यान ही नहीं आता है। तो ये किस में होगा? ये होगा अर्थवॉर्म में। आपने बरसात के समय में छोटे छोटे से पतले से कीड़े टाइप के स्ट्रक्चर देखे होंगे घूमते टहलते, वही अर्थवॉर्म होते हैं। और इनमें रेस्पिरेशन कैसा होगा? उसकी जो मॉइस्ट क्यूटिकल है, उसकी जो आउटर सरफेस है, स्किन है एक तरह से, वहां से ही क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब आते हैं नंबर 3 ट्रैकियल ट्यूब्स। आर्थ्रोपोडा बहुत नाराज हो गया, आर्थ्रोपोडा बहुत नाराज है, बोला हमको देखो ये सब स्किन बॉडी सरफेस से हम नहीं कर पाएंगे। तो भगवान अल्लाह से बोले कि यार इनके लिए क्या करें? अल्लाह बोले यार जो मांग रहे दो इनको। तो इनको क्या दिया गया? इनको दिया गया ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम, जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अपनी बॉडी में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे इंसेक्ट्स ही लिख दो। अब हमारे पास 3 तरह के और रेस्पिरेशन है, यहाँ पे इनको छोड़ दिया जाए और सिंपल हम केवल लिख ले रहे हैं। नंबर 1 पल्मोनरी, ठीक। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब जो रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। तो लंग्स से किसमें होगा? जो टेरेस्ट्रियल प्राणी हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जैसे कि कौन? जैसे कि हम ही हो गए, हम ही नहीं तुम भी हो गए, मैमल्स हो गया, है ना। और जमीन में कौन कौन घूम रहा है? मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, और इसके अलावा बर्ड्स भी हैं। मैंने सब कुछ नहीं लिखा, कौन कौन हो गए? मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, बर्ड्स हो गए। इन सभी में कौन सा रेस्पिरेशन? इन सभी में रेस्पिरेशन होगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि कैसे होगा? जिसके लिए भगवान ने हमको दे रखे हैं लंग्स, ठीक। अब नंबर 2 पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो हो गया। दूसरा है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसमें होगा? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो पानी वाले हैं, जो पानी में रह रहे हैं, जैसे कि कौन? मछली, फिशेज में ये ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा। गिल्स इसमें पाए जाएंगे और उसके माध्यम से ही ये एक्सचेंज होगा। आपने बचपन में कविता जरूर सुनी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुनी। नहीं सुनी तो पढ़ लो यार, याद कर लो, सुन लो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, ठीक। तो बाहर निकालोगे तो क्यों मर जाएगी? क्योंकि उसको जो नेचर ने चीजें दे रखी हैं, उसको गिल्स दे रखे हैं, बोले तुमको पानी में ही रहना है और पानी में तुम्हारे सांस वगैरह का सब हम प्रोग्राम फिट कर दे रहे हैं। लेकिन नहीं, आप माने नहीं, आप मछली को उठा के बाहर कर दिया, तो सब मैकेनिज्म उसकी फेल हो गई, मछली क्या हुई? मछली मर गई। तो ये हो गया ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जो कि गिल्स से होता है। उसके बाद आपका नंबर 3 क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मेंढक बहुत चालाक है, मेंढक ने भगवान को ईमेल किया, भगवान और अल्लाह को ईमेल किया कि क्या मुझे आप थोड़ा स्पेशल वो दे सकते हैं? बोले क्यों? बोले हमें मारा बहुत जा रहा है, लैब में बहुत एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, हमको मार दिया जाता है। तो भगवान बोले अच्छा बताओ क्या करें, क्या चाहते हो तुम बेटा? बोले भगवान हमको आप 2 चीज़ दे दीजिए, एक तो हमें लंग्स दे दीजिए क्योंकि हमें ज़मीन में रहना है, और हमारी बचपन की ज़िंदगी तो पानी में ही बीती ना, हमारी जो टेडपोल हमारा बचपन का लार्वल स्टेज था तो पानी में रहा, तो हमें पानी में जाने की आदत है ही है। तो बोले फिर? तो बोले हमें स्किन से भी आप दे दो। बोले ठीक। तो बोले जो स्किन वाला है उसको तो बोलोगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक। और दोनों को जब मिलाकर एम्फीबिया में या फ्रॉग में पूछा जाएगा, एम्फीबिया आप इकट्ठा नहीं लेना, केवल फ्रॉग की जब बात आएगी तो आप क्या बोलोगे उसमें? आप बोलोगे उसमें पल्मो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बोलो बेटा क्या बोलोगे? पल्मो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है यहाँ पर, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अरे भैया यही तो पढ़ने के लिए हम इंतजार कर रहे थे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम किसी से पूछें कि सांस कहाँ से लेते हो, तो कोई ये तो कहेगा नहीं कान से सांस लेते हैं, कोई है ऐसा कान से ले लेता हो? कोई क्या आँख से सांस ले लेते? नहीं ले सकते। तो सांस लेने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है? बॉडी में नेचर ने ये व्यवस्था कर रखी है कि अपर लिप के ऊपर 2 नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? 2 नॉस्ट्रिल्स।
टू नॉस्ट्रिल्स अपॉन अबव लिखो यार, अबव अपर लिप, ऊपर के होंठ के ऊपर क्या होंगे, दो छिद्र होते हैं जिनको कि हम क्या बोल रहे हैं, नेजल पोर बोल रहे हैं, नॉस्ट्रिल है। और ये कहाँ खुलते हैं, ये जाता है इनको कहाँ, नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर क्या है, लंग के पहले का जितना रास्ता है दैट इज कॉल्ड नेजल चैम्बर। ठीक, आओ शुरू करते हैं एक एक नंबर से। सबसे पहला क्या हो गया हमारे पास, नेजल पोर। ठीक, नेजल पोर से ये हवा, हम हवा का ट्रांसपोर्ट बता रहे हैं इस समय कि हवा कैसे कैसे जाएगी, फिर अभी बता भी रहे कि इन सब का स्ट्रक्चर कैसा, क्या क्या काम है इनका। तो अब यहाँ पर नेजल पोर, नेजल पोर जो पोर है, तुमने सांस ली, सांस ली तो सांस ली तो वहाँ आगे जाएगी ना, कहाँ जाएगी, पेट में तो नहीं जाएगी ना, लंग्स में जाएगी। खाना खाओगे पेट में जाएगा, हवा लोगे कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स यहाँ है, पेट यहाँ है। ठीक, तो अब पेट यहाँ पे, अब यहाँ पर नेजल पोर, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, फेरिंग्स। पहले आप सीक्वेंस समझ लें, फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसका जो पोर है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लैरिंग्स, फिर है जी ट्रैकिया, फिर है ब्रोंकी, नेक्स्ट है उसके बाद आपका ब्रोंकियोल। भाई देखो इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना, ब्रोंकियोल्स, और वहां पे एकदम लास्ट का जो एक्सचेंज पार्ट है दैट इज कॉल्ड एल्वियोली। ठीक भैया, एल्वियोली। तो आओ एक काम करें, सबसे पहले तो इसका हम सीक्वेंस याद कर लें। सीक्वेंस याद रहेगा तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी इसको पढ़ने में। तो हम चीज़ें अभी आपको सब बता देंगे एक एक करके। तो आओ इसको याद करने की ट्रिक लिख लेते हैं, बहुत छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक देखो क्या है, तुम कहोगे कि तुम खुद भी पागल हो। पागल तेरी बीबी अप्सरा, पागल तेरी बीबी अप्सरा। कभी कभी किसी ऐसी शादी में तुम गए होगे, देखोगे कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, उसको तो वैसे मेकअप बहुत किया जाता है, वो देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, और लड़कों को ज़्यादा मेकअप वेकअप से मतलब होता नहीं है। तो कोई दो बाराती हैं, खाना खा रहे हैं, भले इसको दोस्त हैं दूल्हे, कह रहे देखो लड़की कितनी सुंदर लग रही है, ये देखो पागल चंद को, गधे को, इसको इतनी सुंदर लड़की मिल कैसे गई। तो अब ये ट्रिक हमारे काम आ जाएगी। पागल देखो, फेरिंग्स, नेजल पोर सबको पता है, फेरिंग्स हो गया, ग्लॉटिस हो गया, लैरिंग्स हो गया, यहाँ टी से ट्रैकिया हो गया, बी से ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकियोल हो गया, ए से हो गया एल्वियोली। हमारी सब चीज़ें इस सीक्वेंस से हमको अगर याद है तो सबका हम एक एक शब्द में, एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी करते चले जाएंगे। अब नेजल पोर से क्या हुआ, नेजल पोर से जो हमारी एयर है या ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुंची, वो पहुंची फेरिंग्स में। ठीक साहब, तो फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स को बोलते हैं कि ये क्या है, ये है कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज है, वो टूट गया यार, पैसेज है किसका, फूड का और साथ में एयर का भी, बोले बहुत अच्छी बात है। अब ये जो दोनों ट्यूब होती हैं, सबसे मजे की बात ये कि दोनों ट्यूब जो होती हैं आगे पीछे होती हैं। देखो मैं ऐसे थोड़ा दिखा रहा हूं तुम्हें कि ये आपकी ट्यूब है, कौन सी, ये है ब्रीदिंग वाली, ये ट्यूब आपकी कौन सी है, ये ट्यूब है खाना खाने वाली। अब क्या हुआ, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, और जब खाना तुम खाओगे तो खाना तो यार दोनों में गिर सकता है ना, इसमें भी गिर सकता है, इसमें भी गिर सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था की गई, कुछ मिल भी नहीं रहा है, व्यवस्था ऐसे की गई कि इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया गया, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया गया, और जब खाना खाया गया तो ये गिर जाता है इसके ऊपर, बात समझे, ये इसके ऊपर गिर जाता है। तो इस तरह से हमारा जो विंड पाइप है, जो विंड पाइप है वो प्रिवेंट रहता है कि इसमें स्वेलोइंग के दौरान, निगलने के दौरान खाना जो है उस विंड पाइप में ना चला जाए, इतनी सी बात है। ठीक, तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है साहब, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एपिग्लॉटिस। क्या नाम होगा, एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक, फेरिंग्स से ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, उसका जो पोर है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के बाद जाता है कहाँ पर, ग्लॉटिस के बाद जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स इसका साउंड बॉक्स है, या उसी को हम बोल सकते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक, ये यहाँ होता है, ये यहाँ पर, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, और टेटुआ भी इसको बोलते हैं। कुछ कहते हैं ना टेटुआ दबा देंगे तुम्हारा, ये जो टेटुआ है दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल।
ये किसका रीजन का पार्ट है? ये लैरिंक्स का पार्ट है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है। अब बात आती है ट्रैकिया। अब ये यहाँ से जा रहा है ना, तुम्हारा लैरिंक्स वगैरह यहाँ से, अब ये ट्रैकिया यहाँ से जा रही है, ट्रैकिया यहाँ से जा रही, पीछे होगी है ना, ट्रैकिया जो यहाँ से जा रही है। तो अब ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक, स्ट्रेट ट्यूब है। फिर दूसरी बात तुम क्या याद रखोगे भाई, दूसरी इंपॉर्टेंट बात तुम क्या याद रखोगे, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दाएं चली जाएगी बाएं चली जाएगी। किस में डिवाइड हो जाएगी? ब्रोंकी में। ब्रोंकी किस में डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंकियोल में। तो ब्रोंकियोल भी किस तरह के हैं? प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल। यहाँ पर एक पॉइंट तुम और भी याद कर लो कि जो ट्रैकिया है, जो ट्यूब है, वो क्या होती है? सी शेप स्ट्रक्चर, सी शेप स्ट्रक्चर से जो कि सेमी कार्टिलेजिनस होते हैं उनसे क्या होता है, वो उसको घेरे रहते हैं, रिंग बनी रहती है, थोड़ी सी कटी रहती है। आपने कभी देखा हो मोटरसाइकिल सॉकर होते हैं जो, तुम सॉकर को तुमने बीच से काट रखा है, वैसे ही करके इसमें लगे रहते हैं कि सी शेप रिंग लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? कि ऐसा ना हो कि लंग्स बहुत ज़्यादा फूल जाए या ट्रैकिया बहुत ज़्यादा फूल जाए, तो उसको कंट्रोल में रखा जाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल तक फैले रहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार स्टेटमेंट में पूछा जा चुका है, ठीक। इतनी बात हो गई हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की। अब उसको क्या बताएं, केवल पोर्स हैं, ट्यूब्स हैं। और उसके बाद जो एल्वियोली है, एल्वियोली बिल्कुल लास्ट का जो सेगमेंट है आपका, जब ये लंग्स में पहुंच जाएगा इस तरह से करके, एक्चुअली डायग्राम बनाया नहीं मैंने, बनाना भी नहीं आता मुझको, ये इस तरह से करके जब पहुंच जाएगा तो ये जो एल्वियोली है, एल्वियोली में ये जो पोर स्ट्रक्चर है, पोर से स्ट्रक्चर है, दैट आर कॉल्ड एल्वियोली, एल्वियोली। और ये कितने होते हैं? एक लंग में हो जाएंगे 30 करोड़, 30 से 40 करोड़ तक होते हैं, दूसरे में भी 30 करोड़। कितने हो गए? दोनों मिला के हो गए 60 करोड़, ठीक। तो इतनी बात हमने कर ली एल्वियोली की। तो अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा नेजल पैसेज है, जो पूरा पैसेज है, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कौन सा? पहला है कंडक्शन पार्ट, दूसरा कौन सा? दूसरा है एक्सचेंज पार्ट। तो आओ भैया देखिए कंडक्शन पार्ट क्या क्या काम करता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो कंडक्शन पार्ट है तुम्हारा, दो पार्ट है ना, पहला कौन सा? पहला हो गया कंडक्शन पार्ट, जिसमें कंडक्शन होना है। तो कंडक्शन पार्ट कहाँ से हुआ? नॉस्ट्रिल से शुरू हुआ। नॉस्ट्रिल से शुरू होते 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 तो कहाँ पहुंचा? एल्वियोली को छोड़ दो, एल्वियोली को छोड़कर बाकी सबका सब आ जाएगा किसमें? कंडक्शन पार्ट में, ठीक। एक्सेप्ट एल्वियोली आप लिख सकते हो तो लिख लेना मन हो। कंडक्शन पार्ट का जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछता है कि कंडक्शन पार्ट का आखिर काम क्या है, इसका कुछ तो काम होगा। नंबर 1 मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ इसका? तुम राजस्थान के किसी ऐसे शहर में जो कि बहुत गर्म है और तुम बाहर खड़े हुए हो और बाहर बहुत गर्म हवा चल रही है और तुमने जब सांस ली तो मान लो टेम्परेचर उसमें बाहर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और तुम्हारी बॉडी का जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो इतनी गर्म हवा जब अंदर ही चली जाएगी तो लंग्स का तो कल्याण हो जाएगा। तो ये कल्याण ना हो इसके लिए क्या होता है? ह्यूमिडिफिकेशन, कि वो हवा जो है ह्यूमिडिफिकेशन भी होगा। मेंटेनेंस क्या हो जाएगा? टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है, बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। नंबर 2 ह्यूमिडिफिकेशन भी होगा, ह्यूमिडिफिकेशन। अंदर जो लंग्स हैं हमारे बहुत डेलिकेट हैं, बहुत सॉफ्ट है, तो इसलिए कैसी हवा चाहिए? मॉइस्ट एयर चाहिए। अगर बिल्कुल गरम गरम जैसी ब्लोअर से हवा आती है ना, टेम्परेचर कम करके तुम सीधे मार दो लंग में, तो लंग्स क्या होंगे? लंग्स घायल हो जाएंगे, ठीक। नंबर 3 क्लीनिंग भी करती है। क्लीनिंग कैसे करती है? आपने सांस ली, ठीक, डस्ट के पार्ट के लिए, धूल के पार्ट के लिए, धुएं के पार्ट के लिए, या और भी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस तरह की चीजें, तो उनको नॉस्ट्रिल्स में जो हेयर होते हैं उनको ऐसे नहीं फालतू में, उन हेयर्स का काम यही है कि उनको रोक लेना, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब दूसरा हमारे पास कंडक्शन पार्ट तो हो ही गया। उसके बाद हमारे पास है एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट ये वो पार्ट है जहां पर क्या होगा? एक्चुअल एक्सचेंज होता है। अभी आपने देखा कहीं एक्सचेंज हुआ? कंडक्शन पार्ट क्या कर रहा था? केवल हवा को ला रहा था ना, लाया कहां पर? एल्वियोली तक लाया, एल्वियोली में उसने रिलीज कर दिया, एल्वियोली ने फिर अपना आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्ट है वहां पर क्या होगा? केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जो कि केवल और केवल क्या है? एल्वियोली है।
अब हम थोड़ा सा लंग्स और प्लूरा के बारे में बात करेंगे, ठीक है।